हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे और इसमें हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले ही 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ते हैं स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर ए फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट। एक फिजिकल और केमिकल चेंज में जो टोटल मास होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। दैट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं डेफिनेशन से कि द टोटल मास इन ए फिजिकल और केमिकल चेंज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है? मास कैन neither be created nor destroyed। सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो यहां से मैं एक लाइन और लिखूंगा कि एक केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये और समझ में आएगा। तो एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस से बन रहा है H2। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बन रहा है H2O वेपर्स। तो लेट्स से मेरे पास है 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो बताओ H2O कितना बनेगा मेरे पास? बहुत ही आसान है। जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, वही मास किसका होना चाहिए? प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो H2O कितना बनेगा मेरे पास? 18 ग्राम। किस रूल से मेरे पास? ये जो ऊपर रूल लिखा हुआ है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं। AgNO3 that is silver nitrate plus NaCl सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा बच्चों? AgCl plus NaNO3। तो मैं इसमें लेट्स से 170 ग्राम AgNO3 ले लिया, 58.5 ग्राम NaCl ले लिया। AgCl का मास आपको फाइंड आउट करना है और NaNO3 का मास जो बना है वो दिया हुआ है 85 ग्राम। तो क्या करेंगे? ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू किसके आएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट का मास कितना है? 170 प्लस 58.5। प्रोडक्ट का मास AgCl का नहीं पता तो मान लेते हैं y प्लस 85। तो y का आंसर आएगा 143.5 ग्राम। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 143.5 ग्राम। सिंपल है। अब इस लॉ का एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक भी कह सकते हैं या ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता है, तो वो है
इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई नहीं करते। दिस लॉ इज नॉट वैलिड। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये लॉ वैलिड नहीं है। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगले लॉ की तरफ पढ़ते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, जिसको हम कांस्टेंट प्रपोर्शन भी कहते हैं या फिर फिक्स प्रपोर्शन भी कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले सिंपल समझा देता हूं मैं कि ये लॉ होता क्या है। तो लेट्स से मेरे पास एक कंपाउंड है H2O, सब इसका नाम जानते हैं वाटर। इस वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं सर? दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन दोनों एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास अगर मुझे लेना है, ध्यान से देखना, रेशियो बाय मास, तो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आएगा? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का कितना आएगा? 2 रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? 16। इसका मतलब क्या है? इस 2 रेशियो 16 का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। हाइड्रोजन का 2 ग्राम कंबाइन होता है ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ? 16 ग्राम के साथ, और वहां से क्या फॉर्म होता है? H2O फॉर्म होता है। अब अगर इसमें मैं आपसे ये बोलूं कि जो H2O है ये हमको वेरियस सोर्सेस से मिल सकता है। वेरियस सोर्सेस से कौन कौन से सोर्स हैं सर? H2O हमें नेचर से मिलता है। अगर नेचर में हम नदियां, झरने, रिवर्स, वेल्स, स्प्रिंग्स, इन सब की बात करें तो हम इजीली किसको ऑब्टेन कर सकते हैं? H2O को। और लेबोरेटरी में तो नेचुरली मिल सकता है, या फिर इसको किस में प्रिपेयर किया जा सकता है? लेबोरेटरी में। तो लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और नेचुरली भी हमको मिल सकता है। तो चाहे आप H2O नेचुरली प्रिपेयर करो चाहे लैब में प्रिपेयर करो, हमेशा H रेशियो ऑक्सीजन कितना आएगा? हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितना आएगा? 2:16। ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? फिक्स्ड रहेगा, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सिंपल समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है? अ कंपाउंड फॉर्म बाय एनी मेथड, चाहे नेचुरली चाहे लैब में, द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, रेशियो बाय मास विल रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट। हमेशा ये रेशियो 2:16, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1:8। ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। किस कंपाउंड में? H2O में। अगर आपसे कोई बोले कि मैं H2O को लैब में प्रिपेयर किया है, तो बताओ उसमें H रेशियो ऑक्सीजन बाय मास, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास कितना होगा? तो क्या बोलोगे? 2:16। और ये रेशियो क्या कभी चेंज होगा? आंसर है नो, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज CO2। CO2 में अगर मैं कार्बन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास लो तो कितना आएगा? कार्बन का मास होता है सर 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना आएगा? 32। एक ऑक्सीजन का मास होता है सर 16, तो दो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा? 32। तो कितना रेशियो आ गया? 12:32। और क्या ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा? यस सर, ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे CO2 किसी भी मेथड से हमने फॉर्म किया हो। CO2 कैसे फॉर्म कर सकते हैं सर?
कार्बन प्लस ऑक्सीजन या बर्निंग ऑफ फ्यूल CH4 C2H6। इन फ्यूल को बर्न करेंगे तो भी कौन सी गैस बनती है? CO2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे तो भी कौन सी गैस बनेगी? CO2। CO2 में हमेशा कार्बन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास कितना आएगा? 12:32। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया बच्चों? सिंपल है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से HCl, तो H रेशियो Cl बाय मास कितना आएगा? सर हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। वेरी गुड। SO2 बताओ, सल्फर रेशियो ऑक्सीजन बाय मास कितना आएगा? सर सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो मास कितना हो जाएगा? 32। कितना आएगा ये? 1:1। और ये रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि बताओ CO2 में कौन सा लॉ वैलिड होता है? तो CO2 में लॉ वैलिड होता है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। चलो एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। टू एलिमेंट्स, तो लेट्स से दो एलिमेंट्स है मेरे पास, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। इनसे एक कंपाउंड बन सकता है H2O और दूसरा कंपाउंड बन सकता है H2O2। तो यहां पे पहले मैं हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास लेता हूं, तो कितना आएगा? सर हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास यहां पे आएगा H2O में 2:16 और यहां पे आएगा 2:32। अभी तक समझ में आ गया होगा सबको कैसे लेते हैं? दो हाइड्रोजन है तो कितना आएगा? 2 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहां भी दो हाइड्रोजन है तो कितना आएगा? 2 और दो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बोला है? द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का मास कैसा होगा? फिक्स। देखो यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ भी 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास कैसा है? सर यहाँ पे भी 2 ग्राम्स है और यहाँ पे भी कितना ग्राम है बच्चों? 2 ग्राम है। तो हाइड्रोजन का मास कैसा है? फिक्स है। हाइड्रोजन का मास कैसा है? फिक्स है। तो क्या लिखा है? आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। मतलब ऑक्सीजन के मास का अगर मैं रेशियो लूं, ऑक्सीजन का मास इन H2O और ऑक्सीजन का मास इन H2O2, तो H2O में कितना मास है ऑक्सीजन का? बोलो 16। H2O2 में कितना है? 32। तो ये आंसर कितना आएगा? 1:2। ये हमेशा कैसा आएगा? एक सिंपल रेशियो आएगा। कैसा रेशियो आएगा बच्चों? एक सिंपल रेशियो आएगा। एक बार फिर समझा देता हूं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए, दो कंपाउंड फॉर्म हुआ H2O एंड H2O2, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन लिया हमने, हाइड्रोजन का आएगा 2, ऑक्सीजन का आएगा 16। यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का आएगा 32। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ भी 2 ग्राम है और यहाँ भी कितना है? 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का मास कैसा है? अदर एलिमेंट का मास कैसा है? डिफरेंट है। यहाँ 16 है, यहाँ कितना है? 32। तो जब इसका रेशियो लोगे 16:32, तो हमेशा कैसा आएगा बच्चों? एक सिंपल रेशियो आएगा। चलो एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर ऑक्सीजन अगर कंबाइन होते हैं
तो कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं? एक बन सकता है SO2 और एक बन सकता है SO3। तो SO2 बनाएंगे तो सल्फर रेशियो ऑक्सीजन बाय मास कितना आएगा? सर सल्फर का मास होता है 32 और 2 ऑक्सीजन है तो मास कितना हो जाएगा बोलो? 32। यहाँ पे सल्फर एक ही है तो मास 32 और 3 ऑक्सीजन है तो मास कितना हो जाएगा? 48। अब बताओ फिक्स्ड मास किसका है? मतलब यहाँ भी और यहाँ भी मास सेम किस में है? तो सल्फर का मास यहाँ भी 32 है और यहाँ भी कितना है? 32। तो ऑक्सीजन का मास इन SO2 रेशियो ऑक्सीजन का मास इन SO3 इज 32 रेशियो 48। ऑक्सीजन के वेरिएबल है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे कितना है? 48। तो कितना आएगा यहाँ से? सिंपल रेशियो आ गया सर 2:3। दिस इज अगेन ए सिंपल रेशियो। तो जब भी सिंपल रेशियो आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूँ, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं? सर एक बन सकता है CO और दूसरा बन सकता है CO2। तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन बाय मास कितना आएगा बच्चों? ये आएगा CO में 12:16 और यहाँ कितना आएगा? 12:32। तो कार्बन का मास कैसा है? यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12। कैसा है? फिक्स है। लेकिन ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना है? 16 और यहाँ पे कितना है? 32। तो जो वेरिएबल वाला मास है उसका हमको क्या लेना है? रेशियो। तो ऑक्सीजन इन CO रेशियो ऑक्सीजन इन CO2 इज 16:32 दैट इज 1:2। ये भी कैसा है बच्चों? एक सिंपल रेशियो। तो इस लॉ का पता लगाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? कि दो एलिमेंट्स होंगे और दो एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? एक से ज्यादा कंपाउंड। जब भी दो एलिमेंट और एक से ज्यादा कंपाउंड होंगे हम कौन सा लॉ बोलेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया बच्चों? शॉर्ट ट्रिक क्या है? दो एलिमेंट होंगे और कंपाउंड क्या होंगे? एक से ज्यादा। तो कौन सा लॉ होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आगे बढ़ जाता हूं, आप लोग इसको